जिसे आप नरक कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने उसे साक्षात भोगा है। जय भीम साथियों, मैं विजय वैद हाजिर हूं आपके लिए एक और शानदार ऑडियो बुक लेकर। साथियों, आज की कहानी एक सच्ची घटना, एक सच्चे किस्से पर आधारित है और इस कहानी का हर बहुजन से सीधा सरोकार है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो अभी के अभी कर दें और दोस्तों और परिचितों के साथ साझा भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, सवार हो जाइए इस बहुजन उड़न खटोले पर। मैं आज आपको सैर कराने जा रहा हूं एक ऐसी मार्मिक कहानी की जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपका मन द्रवित हो जाएगा। और दोस्तों, चूंकि आज की इस कहानी में कुएं को लेकर भी एक किस्सा जुड़ा है, तो उसी के नाम पर मैंने इस कहानी का शीर्षक दिया है ठाकुर का कुआं। चलिए दोस्तों, आगे की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। और साथियों, ये कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। मैं धीर सिंह वैद BA सेकंड ईयर तक पढ़ा हूँ। सेकंड ईयर के बाद आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं वाल्मीकि जाति से हूँ तथा इसका मैंने कभी भी दूसरे समाज में छिपाव नहीं किया। कोई मुझसे मेरी जाति के बारे में पूछता है तो मैं बड़ी बेबाकी के साथ जवाब देता हूँ कि मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, अब चाहे वो मेरे पास बैठे या नहीं। समस्त दलित जातियों में केवल यही एक ऐसी बिरादरी है जिसका अन्य दलित बिरादरियों ने भी खूब शोषण किया है, और उच्च जातियों ने तो इस कौम का न केवल शोषण किया है बल्कि इतना अपमानित किया है कि इसका बोझ तो हमारी आत्मा पर न जाने और कितनी पीढ़ियों तक रहेगा। इन लोगों ने हमारी आत्माओं को इतना शोषित किया, बल्कि इतना घायल किया कि हम करा भी नहीं सकते। जो सरकारें मरहम की बात करती हैं तो मुझे ये बताने में कतई गुरेज नहीं है, ये केवल कागजी खाना पूर्ति है। बदला अभी भी कुछ नहीं है, बस केवल मुख से सामने नहीं बोल पाते, वरना ऊपर से वही जमींदार और रजवाड़ों के परिवार आज भी हम पर राज कर रहे हैं। हमारा बच्चा पढ़ लिख कर LDC UDC बनेगा और उनके बच्चे IAS IPS और बड़े अफसर बनेंगे। मैं इस लेख में ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरी आंखों में आज भी फ्लैशबैक की तरह घूमती है। बात 60 के दशक की है। मैं करीब 5 बरस का रहा हूँगा। दादरी के पास हमारा गांव सीधीपुर ठाकुरों का गांव था, जहां हमारी पीढ़ियां ठाकुरों के यहां बेगार किया करती थी। मेरे पिता सन्नू राम, वल्द राम दयाल 4 भाई थे। मेरे पिता बड़े भाई से छोटे थे। बड़े भाई नन्नू राम सन 50 में ही दिल्ली में आ बसे थे तथा यहाँ पर छोटा मोटा कार्य करने लगे थे। मेरे पिता सन्नू राम ठाकुर चौधरी रघुबीर सिंह, जिन्हें पूरा गांव महासे जी के नाम से जानता था, के पास उनके खेतों में काम करते थे। मेरी दादी कमली उनका गोबर कूड़ा उठाने का काम करती थी। महासे जी के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। एक बैलों की जोड़ी थी जिसे मेरे पिताजी सन्नूराम जोता करते थे। महासे जी में इतनी आत्मीयता तो थी कि वे कभी चूड़े शब्द का प्रयोग नहीं किया करते थे तथा मेरे पिता को सन्नू नाम से ही पुकारते थे। सन्नू ये काम कर ले, सन्नू वहाँ चला जा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम लोगों को उनके आंगन में जाने की कतई इजाज़त नहीं थी। दोपहर को जब हमारी दादी रोटी लेने जाती थी तो चौधराइन 1 गज दूर से ही रोटी फेंक कर दिया करती थी। जब कभी गांव में किसी ठाकुर के घर बारात आती थी तो चूड़ों के मोहल्ले के लोग महीनों पहले इंतजार करने लगते थे और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को खबर कर देते थे कि हमारे ठाकुर के घर बारात है, जूठन के लिए आ जाना। जब बारात आती थी तो हमारा सारा कुनबा बारात की सेवा में लग जाता था। सारी पत्तलों को उठाना, उनकी जूठन को एक कटोरे में भर लेते थे। पूरियाँ अलग, लड्डू अलग, जूठी पूरी अलग और साबुत लड्डू पूरी अलग। खूब दावत उड़ाते थे। मैं बहुत छोटा था, सो मुझे उन सब बातों का ज्ञान नहीं था। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। अगर बारात से और रिश्तेदारों के खाने के बाद खाना बच जाता था तो थोड़ा मोड़ा दे दिया जाता था, वरना जूठन तो है ही। तो इस तरह से जीवन चलता था। जब फसल का वक्त आता था तो हमारे पिताजी दिन रात एक कर देते थे
तथा छमाही में फसल का 4-5 मन अनाज मिल जाता था। आलू और प्याज की खेती होती थी तो मुख्य फसल निकालने के बाद हमारी दादी और चाची ताइयां सब जुते हुए खेत में से छोटे छोटे आलू, छोटी छोटी प्याज बीन कर लाया करती थी। जब मैं 5 बरस का हुआ तो हमारी दादी ने पढ़ने के लिए पास के गांव तितारपुर में मेरा नाम लिखवा दिया था। स्कूल हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मेरी दादी मुझे छोड़ने जाया करती थी, लेकिन वापसी में उन्हें फुर्सत नहीं होती थी, सो मैं गांव के दूसरे बच्चों के साथ आ जाता था। मेरे साथ हमारे गांव के दूसरे बच्चे भी पढ़ते थे। उनमें से कुछ चमारों यानी जाटवों के भी बच्चे थे, सो मैं उनके साथ हो लेता था। कक्षा में बैठने के लिए टाट बोरी लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि कक्षा में जो दरी थी उस पर हम बैठ नहीं सकते थे तथा कक्षा में सबसे पीछे बैठना पड़ता था और दूसरे उच्च जाति के बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। रे चूड़े के यहाँ बैठेगो, चल पीछे सालो इत्यादि मुहावरों से रोज अलंकृत किया जाता था। हमारे गांव के किनारे पर एक बड़ा कुआं था और वहीं बगल में महाशय जी का गन्ना पेलने का कोल्हू और गुड़ बनाने की भट्टी थी। तो हमेशा सर्दियों के दिनों में कोल्हू चलता रहता था। दूसरे ईंख वाले भी अपना गुड़ बनवाने आते थे, सो सर्दियों में हमेशा चहल पहल रहा करती थी। एक बार उस कुएं के किनारे 2 कुत्ते बड़े खूंखार तरीके से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते एक दूसरे को झकझोरते हुए वो दोनों कुत्ते उस कुएं में जा गिरे। क्योंकि कुएं का मन यानी कुएं की बाहरी दीवार ऊंची नहीं थी, इसी वजह से कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। क्योंकि कुआं गहरा था और चौड़ा भी ज्यादा था, इसी वजह से कुत्तों को बचाया नहीं जा सका और कुछ ही देर में दोनों कुत्ते मर गए। गांव में हल्ला हो गया, जी कुएं में कुत्ते मर गए तो अब पानी कैसे पिएंगे। गांव वालों ने सलाह की, अरे चूड़े के हैं ना, वे कुत्तों को निकाल देंगे। मेरे पिताजी सन्नूराम खेत पर काम कर रहे थे, सो महाशय जी ने संदेश भिजवाया, अरे जाओ लड़को, सन्नू को बुला कर लाओ। पिताजी भागे भागे आए। महाशय जी कहाँ हुआ? अरे सन्नू देखियो, या कुएं में 2 कुत्ते मर गए, तू मोहल्ले में जा और 5-10 चूड़े के लौंडान ने बुला ला और या कुएं को खाली करवा। अच्छा महाशय जी, मेरे पिताजी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। मेरे पिताजी दौड़े दौड़े अपने मोहल्ले में आए और 7-8 चूड़ों के लड़कों को लेकर आए और बाल्टी और रस्सी भी साथ में लेकर आए। सो जुट गए पानी खींचने में। उन दिनों मोटर इत्यादि तो हुआ नहीं करती थी, सो हाथों से ही बाल्टियों के द्वारा पानी कुएं से खाली करने लगे। तो जी सुबह से शाम हो गई पानी खींचते खींचते, तब जाकर कहीं कुआं खाली हुआ और रस्सी बांधकर दोनों कुत्तों को निकाला गया। बाहर भीड़ का ये आलम था कि जैसे कोई बाजीगर का तमाशा चल रहा हो। जब से उस कुएं का निर्माण हुआ था, उस कुएं की आज तक सफाई नहीं हुई थी। कुएं की काली गाद, टीन के डब्बे, बाल्टियां इत्यादि जो कुएं में गिर जाती थी, पूरी की पूरी 2-3 लड़कों ने साफ की। पत्थर, गाद, कूड़ा सब साफ किया, कुएं को जैसे मांझ दिया। लो जी, जब सब काम हो गया तो महाशय जी ने 2 गुड़ की भेली और 4 रुपए दिए। लो, ये तुम सब आपस में बांट लेना। एक के हिस्से में 8-8 आने आए और 8-8 आने पाकर गरीब चूहड़ों के लड़कों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन पिताजी कुएं का हाल जानने जा पहुंचे कुएं पर। सोचा बाल्टी से पानी पीकर देखूं कैसा है। सो जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, पीछे से आवाज आई, रे चूड़े के, तू कुआं के मन पे कैसे चढ़ो? साले तैने बाल्टी को हाथ कैसे लगायो? 5-7 और ठाकुरों के लड़के आ गए और सन्नूराम में दे घूंसे दे लात मार मार कर अधमरा कर दिया। ऊपर से चेतावनी दी, साले कुआं के औरे धोरे भी नजर आयो तो जान सू मार देंगे। हमारे पिताजी लंगड़ाते कराते घर आए, सब हाल बताया। अरे कल ही की तो बात है, हम या कुएं में नीचे उतरे, अपने हाथन सु या मांझो या साफ करो, फिर आज कहाँ हो गयो। महाशय जी को ये बात मालूम पड़ी, कहने लगे, रे पगले, तू वहां करने ही क्या गयो हो? जा सन्नू, 1 मन गेहूं चौधराइन ने बना के रखे हैं, उन्हें पिसवाला। सन्नूराम के हाथ पैर पहले ही टूटे पड़े थे, पर क्या करते, महाशय जी का हुक्म था। 1 मन गेहूं सर पर लाद कर चल दिया सन्नूराम।
पंचक्की पर। पंचक्की गांव से 2 किलोमीटर दूर थी। सर पर बोझ लाद कर चल दिए। चक्की वाला जानता था। सन्नू को बोला, रे चूढ़े के नाच तोल के बाहर खड़ा हो जा, जब पिस जावेगो आवाज लगा दूंगा। आधा 1 घंटे बाद बारी आई। तुलवा कर आए। जैसे तैसे घर पहुंचे। महाशय जी इंतजार कर रहे थे सन्नू का। उनके बेटे की बहू को बच्चा होने वाला था, सो हल्के हल्के दर्द हो रहे थे। तो महाशय जी बोले, अरे सन्नू अपनी बुढ़िया को बुला लियो, बहू के कुछ तकलीफ सी हो रही है। जी ठीक है महाशय जी। सन्नू राम जी घर आए और माँ से हाल सुनाया। माँ महाशय जी के दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाने लगी। चौधराइन जी बोली, आजा कमली आजा, भीतर आजा। और दोस्तों, कमली जिस घर की देहली में नहीं घुस सकती थी, उस घर के अंदर उसका स्वागत किया जा रहा था और अंदर घुसकर अपने आप को धन्य समझ रही थी और मन में विचार आ रहा था, आज कितने पवित्र आंगन में आई हूँ। हम लोग अपनी दादी को माँ कहकर बुलाते थे। माँ सुबह के करीब 4 बजे छाछ में 5 सेर गेहूँ, 1 सेर गुड़ और 5 रुपये लेकर आई और बोली, छोटी ठकुराइन के लड़का हुआ है, पर बड़ी मुश्किल से हुआ। आकर नहाने धोने लगी। घर में भेड़ बकरियां थी। माँ घर में ही चक्की चलाकर आटा पीसती थी, क्योंकि चूल्हों का आटा चक्की वाले नहीं पीसा करते थे। माँ घर में ही सुबह तड़के उठकर चक्की लगा लेती थी और चक्की का काम खत्म करने के बाद माँ जा पहुंची ठकुराइन के घर में उस बच्चे का हाल चाल पूछने, जिसे कल उसने अपने हाथों से जना था। पर वो क्या जाने, जिन हाथों से उसने उस बच्चे को जना था, आज उन्हीं हाथों से वो उसको छू भी नहीं सकती थी। माँ ने भूल की कि वो ठकुराइन से बिना इजाज़त लिए उनके आंगन में चली गई। अंदर से आवाज़ आई, अरे चूड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में को आने को? अरे वो ठकुराइन, मैं तो बच्चे का हाल जानने आई थी। 5 रुपया दे तो दिए तो है, आपका तो से रिश्ता गांठ लें, जावे कि ना जावे चूड़ी। और माँ ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई। कल जिस आंगन में उसका स्वागत किया जा रहा था, आज उसी आंगन में उसको दुत्कारा जा रहा था। कल रात को जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से जना था, आज उसी बच्चे को स्पर्श करने से वो बच्चा अपवित्र हो जाता। ऐसी घृणा का वातावरण, ऐसा तिरस्कार दोस्तों आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये भारतीय समाज की फूहड़ सच्चाई है। यहाँ जानवरों के मूत्र को पवित्र मानकर बड़े शौक के साथ पिया जाता है और इंसान के छुए पानी से नफरत। कैसा समाज है दोस्तों।